हेलो फ्रेंड्स, आज हम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं जनरल इंट्रोडक्शन। पृथ्वी पर जैविक समुदाय की विविधता एवं संपन्नता जल तथा सूर्य की ऊर्जा के कारण ही संभव है। जल पौधों के विकास, वृद्धि तथा अन्य शारीरिक क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। जीवों की सभी जैविक क्रियाएं जलीय माध्यम में ही संभव होती हैं। इस प्रक्रम में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जल को ही जीवन की उत्पत्ति का स्थल माना जाता है। जलीय एवं अल्प विकसित पौधे सामान्यतः जल का अवशोषण ऑस्मोसिस की क्रिया के द्वारा अपनी संपूर्ण सतह से करते हैं, परंतु विकसित स्थलीय पौधे जल का अवशोषण जड़ों में उपस्थित रूट हेयर के द्वारा करते हैं तथा यह विभिन्न क्रियाओं के द्वारा पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। ये पौधे मृदा में उपस्थित कैपिलरी वाटर का ही एब्जॉर्प्शन हेतु उपयोग करते हैं। पौधों में वायु में लटकता हुआ जड़ पाया जाता है, जिससे विशिष्ट प्रकार के वेलामेंट ऊतक की बनी होती है, जिसके कारण ये पौधे वातावरण में उपस्थित नमी का एब्जॉर्प्शन अपनी जड़ों की सहायता से करते हैं। तो आइए देखते हैं मृदा जल के स्वरूप, फॉर्म्स ऑफ सॉइल वाटर। पौधे अपनी जड़ों के द्वारा सॉइल से जल का एब्जॉर्प्शन करते हैं। सॉइल में यह जल विभिन्न रूपों में उपलब्ध रहता है। सॉइल में उपलब्ध जल का मुख्य स्रोत वर्षा का जल होता है। सॉइल में उपस्थित जल की संपूर्ण मात्रा को होलार्ड कहते हैं। इस जल में से वह जल जो किसी पौधे के लिए उपलब्ध रहता है उसे चेसार्ड कहते हैं, जबकि शेष अनुपलब्ध जल इकार्ड कहलाता है। मृदा में उपस्थित जल को 5 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। पहला देखेंगे रनवे वाटर, बहता हुआ जल। वर्षा के पश्चात भूमि पर बहता हुआ जल इसी श्रेणी के अंतर्गत आता है। सेकंड देखेंगे ग्रेविटेशनल वाटर, गुरुत्व जल। वर्षा के पश्चात वह जल जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव से सॉइल पार्टिकल्स के मध्य उपस्थित छिद्रों में रिसता हुआ जल तब उसे हम ग्रेविटेशनल वाटर कहते हैं। इस प्रकार नेक्स्ट देखेंगे हम, पिक्चर में भी दिख रहा है, ये ग्रेविटेशनल वाटर, बीच में स्पेस दिखाई दे रहा है। ग्रेविटेशनल वाटर के कारण यहाँ से वाटर जो है अंदर की ओर फ्री स्पेस से एब्जॉर्ब हो रहा है। थर्ड देखेंगे हम केशिकत्व जल, कैपिलरी वाटर। पिक्चर में दिखाई दे रहा है कैपिलरी वाटर, वह जल जो मृदा के पार्टिकल्स के मध्य उपस्थित कैपिलरीज मतलब नलिकाओं के माध्यम से एक पतली फिल्म में उपस्थित रहता है, इसे हम कैपिलरी वाटर कहते हैं। फिल्म के समान यहाँ संरचना दिखाई देगी, कैपिलरी वाटर में यहाँ दिखाई दे रहा है। इसे रूट हेयर इसी प्रकार के जल का एब्जॉर्प्शन करते हैं। यह जल ही पौधे के लिए उपलब्ध रहता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे आर्द्रग्राही जल, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। वह जल जो कि सॉइल पार्टिकल्स के चारों ओर एक पतली फिल्म के रूप में आसंजक बल के कारण उपस्थित होता है। ये चारों तरफ इस तरह से फिल्म के रूप में दिखाई देता है, उसे हम आर्द्रग्राही जल कहते हैं। पौधे इस जल का उपयोग नहीं कर पाते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे केमिकली कंबाइंड वाटर, रासायनिक रूप से संयोजित जल।
वह जल जो कि मृदा में उपस्थित पार्टिकल के साथ संयोजित रहता है उसे ही हम रासायनिक संयोजित जल कहते हैं। पौधों में जो प्लांट्स के अंदर वाटर का एब्जॉर्प्शन, पौधों द्वारा जल का अवशोषण किस तरह होता है, तो इसमें हम देखेंगे पौधे के जल अवशोषण के अंग, पौधे के जल अवशोषण के अंग में देखेंगे पौधे में जल का एब्जॉर्प्शन करने वाले भाग पौधों के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। एल्गी में जल एब्जॉर्प्शन थैलस के समान सतह के द्वारा किया जाता है। ब्रायोफाइटा में जल का एब्जॉर्प्शन राइजोइड्स द्वारा किया जाता है। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म में जल का एब्जॉर्प्शन रूट्स के द्वारा होता है। इन पौधों में रूट सिस्टम डेवलप होता है तथा जड़ की शाखाएं सॉइल पार्टिकल्स के बीच व्यवस्थित होती है। इन जड़ों के ऊपर बहुत सारे रूट हेयर्स पाए जाते हैं जो सॉइल सॉल्यूशन के संपर्क में रहते हैं। जल का एब्जॉर्प्शन रूट के द्वारा करते हैं, परंतु विशिष्ट परिस्थितियों में ये स्टेम भी जल का एब्जॉर्प्शन करने का कार्य करते हैं। जड़ में जल का अवशोषण उसके टर्मिनल पोर्शन के द्वारा होता है। कभी कभी जल का सर्वाधिक अवशोषण रूट हेयर जोन के द्वारा होता है। यह क्षेत्र जड़ों के अग्रभाग में 1 से 10 सेंटीमीटर पीछे स्थित होता है। कैमर ने 1956-1959 के अनुसार जल का अधिकतम जो एब्जॉर्प्शन है रूट हेयर जोन के भाग से ही होता है। रूट हेयर जोन एरिया पिक्चर में दिखाया गया है। रूट हेयर जोन एरिया ये है और यहीं पर ही जल का एब्जॉर्प्शन सबसे अधिक होता है। जहाँ पर जाइलम पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, एपिडर्मिस एंडोडर्मिस पूर्ण रूप से परमिएबल होता है। रूट हेयर जोन जो है जड़ों के अग्रभाग में उपस्थित होते हैं, अतः जड़ों के अग्रभाग की संरचना की जानकारी अति आवश्यक होता है। स्ट्रक्चर ऑफ रूट एपेक्स हम देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ रूट एपेक्स में तो रूट एपेक्स संरचनात्मक रूप से 4 क्षेत्रों से मिलकर बना होता है। रूट कैप टोपीनुमा सबसे नीचे की ओर ये संरचना पाई जाती है जिसे हम रूट कैप टोपीनुमा संरचना इसे हम रूट कैप कहते हैं। यह मूल के अग्रभाग पर उपस्थित टोपीनुमा संरचना होता है जो कि सॉइल के पार्टिकल्स से मूलाग्र की कोमल कोशिकाओं की रक्षा करती है। जल के लिए अपारगम्य होता है। सेकंड देखेंगे हम मेरिस्टेमेटिक जोन। मेरिस्टेमेटिक जोन में हम देखेंगे इसमें जो मूल कैप होता है, कैप के ठीक नीचे स्थित होता है मेरिस्टेमेटिक जोन। मूल कैप के ठीक नीचे मेरिस्टेमेटिक जोन ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है आपको। ये है मेरिस्टेमेटिक रीजन, जोनल एरिया मेरिस्टेमेटिक जोन ठीक रूट कैप के नीचे स्थित होता है। इस भाग की कोशिका सतत विभाजन करके कई कोशिकाओं का निर्माण कर लेती हैं। इस भाग के द्वारा अल्प मात्रा में जल का एब्जॉर्प्शन मतलब धीमी धीमी गति से यहाँ पर जल का एब्जॉर्प्शन होता है। फिर देखते हैं हम जोन ऑफ सेल इलोंग्रेशन। ये है इलोंग्रेशन रीजन हमारा, यहाँ पर स्थित हुआ है जोन ऑफ सेल इलोंग्रेशन। इसमें यह क्षेत्र जो है प्रविभाजित क्षेत्र के ठीक नीचे स्थित होता है। इस भाग की कोशिकाएं जड़ की लंबाई में वृद्धि करती हैं। इस भाग के द्वारा जल का अवशोषण धीमी गति से होता है।
फिर देखते हैं हम रूट हेयर जोन। रूट हेयर जोन, ये है रूट हेयर जोन। इस भाग पर हम देखते हैं, यह भाग दीर्घीकरण प्रदेश के ठीक नीचे स्थित होता है। जड़ के इस भाग पर बहुत अधिक संख्या में मूल रोम, छोटे छोटे हेयर लाइक संरचना जिन्हें हम रूट हेयर कहते हैं, जो कि जल का अवशोषण करने का कार्य करती हैं। जड़ में मूल रोम जोन के द्वारा ही जल का अधिकांश भाग अवशोषित किया जाता है। इस प्रदेश को हम पारगम्यता सबसे अधिक होती है, परमेबिलिटी यहाँ पर सबसे अधिक होती है। अब देखेंगे हम इधर स्लो वाटर एब्जॉर्प्शन, पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक स्लो वाटर एब्जॉर्प्शन, रैपिड वाटर एब्जॉर्प्शन, फिर स्लो वाटर ऑफ सॉल्यूट, स्लो वाटर एब्जॉर्प्शन, मोस्ट रैपिड अपटेक ऑफ सॉल्यूट्स। फिर नेक्स्ट में हम देखेंगे कि पांचवा हमारा आ गया जोन ऑफ मैच्योरेशन। इसमें देखेंगे कि यह प्रदेश मूल रोम प्रदेश के ठीक पीछे स्थित होता है। इसमें इस प्रदेश के द्वारा धीमी गति से जल का अब्जॉर्प्शन किया जाता है। इस क्षेत्र के अंदर उपस्थित एंडोडर्मिस की कोशिकाएं सुबेरिन एवं लिग्निन के जमाव के कारण अपेक्षाकृत कम पारगम्य होती हैं। इस तरह हम देखते हैं वाटर वेरियस रीजन ऑफ रूट एपेक्स एंड देयर फंक्शन, पिक्चर के माध्यम से। अब नेक्स्ट देखेंगे हम मूल रोम एवं उनकी संरचना। तो इसमें देखेंगे हम उच्च वर्गीय प्लांट, हायर प्लांट में जल का एब्जॉर्प्शन रूट हेयर्स के द्वारा ही होता है, रूट हेयर के द्वारा ही किया जाता है। उच्च वर्गीय प्लांट्स में वाटर एब्जॉर्प्शन, ये मूल रोम सॉइल में एवं जल के संपर्क में होते हैं। ये मूलाग्र के ठीक पीछे रूट हेयर जोन बनाते हैं। ये जड़ जो है बाह्य त्वचा से लगे रहते हैं। मूल रोम युक्त जड़ की बाह्य त्वचा को फिलीफेरस स्तर कहते हैं। अब इसमें देखेंगे कि जो मूल रोम होते हैं कि जड़ फिलीफेरस स्तर की परिधि भित्ति से निकली एक नलिकाकार ट्यूबुलर संरचना होती है, जो कि मृत से सॉइल से जल का एब्जॉर्प्शन करने वाला प्रमुख अंग होता है। ये रूट हेयर जड़ों से 90 डिग्री के कोण पर लगे रहते हैं। इनकी लंबाई 1 mm से 1 cm तक होता है। ये पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर, ये रूट हेयर की संरचना है, इसमें दिखाई दे रही है। साकी प्लांट्स में हम देखते हैं साकी पौधों की जड़ में मूल रोम की संख्या कास्सी पौधों की अपेक्षा अधिक होती है। ये मूल रोम जो है जड़ों की विवर्धन प्रदेश इलॉन्ग्रेशन, जोन ऑफ इलॉन्ग्रेशन के ठीक ऊपर विकसित होते हैं। मूल रोम की जो वॉल 2 स्तरों की बनी होती है, आउटर वॉल और सेकंड देखेंगे इसमें पेक्टिक यौगिकों की बनी होती है जो आउटर वॉल, जिसके कारण सॉइल पार्टिकल्स इससे चिपके रहते हैं। सेकंड हम देखेंगे इसमें इनर वॉल, यह सेलुलोज की बनी होती है। इसमें कोशिका वॉल के अंदर की ओर कोशिका द्रव की एक पतली परत होती है। कोशिका के मध्य भाग में एक बड़ी वैक्यूल्स भी होता है। इसमें सेल वॉल विलेय एवं विलायक दोनों के लिए पारगम्य होती हैं।
कोशिका द्रव एक विभेदकी पारगम्य झिल्ली की भांति कार्य करता है। फिर हम सेकंड इसमें देखेंगे जल अवशोषण का मार्ग। किस तरह जल का अवशोषण किया जाता है। रूट हेयर के द्वारा एब्जॉर्प्शन, जल पराशरण द्वारा कॉर्टेक्स तथा एंडोडर्मिस की पथ कोशिकाओं से होता हुआ पेरिसाइकिल कोशिकाओं को पार करके अंत में ये प्रोटोजाइलम PXY प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम में पहुंचता है, जहां से यह एसेंट ऑफ सेप द्वारा सतत जलीय स्तंभ के रूप में पौधों के ऊपरी भाग में जाइलम के ल्यूमेन के द्वारा प्रवाहित होता है। जब जड़ों में विकसित दाब न्यूनतम DPD की प्रवणता में वृद्धि होती है, तब मृदा में उपस्थित कोशिका जल कार्टिकल कोशिकाओं के मध्य में प्रवेश करता है। अंतः त्वचा द्वारा को पार करके यह जाइलम वाहिकाओं तक पहुंच जाता है। रूट हेयर कोशिका मृदा के जल का अवशोषण करने के पश्चात आशून्य दशा में आ जाती है, जिसके कारण DPD कम हो जाता है। ठीक इसी समय मूल रोमों से लगी कार्टिकल कोशिकाएं, जिनका DPD अधिक होता है, मूल रोमों से जल अवशोषण करके स्वयं आशून्य हो जाती हैं। इस प्रकार देखते हैं कि जल अन्य कार्टिकल्स कोशिकाओं से होते हुए एंडोडर्मिस तक पहुंच जाता है। एंडोडर्मिस की सेल में उपस्थित जो पट के कारण भित्ति वाल जो है विस्तृत एंडोडर्मिस की कुछ कोशिकाएं पतली भित्ति वाली होती हैं, जिन्हें पथ कोशिका कहते हैं। जल इन्हीं कोशिकाओं के माध्यम से एंडोडर्मिस से विकसित होता है। ये कोशिकाएं प्रोटोजाइलम कोशिकाओं के सम्मुख स्थित होती हैं। जल पथ कोशिकाओं से होते हुए पेरिसाइकिल की कोशिकाओं में पहुंच जाती है, जिसके कारण वे आसुन या टर्गाइड हो जाती हैं और उनका जो DPD कम हो जाता है, जिसके कारण जल जाइलम कोशिकाओं में चला जाता है। जाइलम कोशिकाओं में आशुन्नता दाब नहीं होता है, अतः ये निकट स्थित कोशिकाओं से जल प्राप्त करती हैं। यह जल एसेंट ऑफ सेप की क्रिया द्वारा ऊपर की ओर पौधों के अन्य भागों की ओर गति करता है। अब देखेंगे जल की अवशोषण की क्रियाविधि। जल के अवशोषण की क्रियाविधि में हम देखेंगे निम्न वर्गीय पौधे जैसे कि एल्गी, कवक, लाइकेन आदि में इनके शरीर द्वारा जल का अवशोषण करते हैं। उच्च वर्गीय प्लांट्स में जल का एब्जॉर्प्शन जड़ों के द्वारा होता है। पौधों में जल का एब्जॉर्प्शन को सबसे पहले केनर 1912 और 1915 में बताया। उन्होंने इन्हें दो विधियों के द्वारा बताया। तो सर्वप्रथम देखते हैं एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन एंड सेकंड है इनएक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। तो फर्स्ट देखेंगे हम इसमें एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन को सक्रिय जल अवशोषण की क्रिया को। तो आइए देखते हैं हम सक्रिय जल अवशोषण में रेनर के अनुसार जल के अवशोषण के लिए आवश्यक बल जल की जीवित कोशिकाओं में ही उत्पन्न होती है, अतः इसे जड़ सक्रिय रूप से जल अवशोषण की क्रिया में भाग लेती हैं। परंतु आधुनिक वैज्ञानिक के अनुसार सक्रिय अवशोषण ऐसा अवशोषण है जिसमें जड़ सांद्र प्रवणता के विपरीत
जल का अवशोषण करती है तथा इस क्रिया में उपापचयी ऊर्जा का उपयोग होता है। सक्रिय अवशोषण का अपराशण सिद्धांत। सेकंड देखेंगे इसमें सक्रिय अवशोषण का अपराशण सिद्धांत। पहला देखेंगे सक्रिय अवशोषण का अपराशण सिद्धांत। इसे एटिकिंस 1916 एवं प्रिस्टले 1922 में प्रस्तावित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार हम देखते हैं कि पौधों में जल का एब्जॉर्प्शन सॉइल वाटर सेल शेप के मध्य प्राशण भिन्न में अंतर के कारण होता है। जब जाइलम कोशिकाओं के कोशिका रस का प्राशण विभव सॉइल सॉल्वेंट की अपेक्षा अधिक होता है, तब मृदा से जल प्राशरण क्रिया के द्वारा जाइलम कोशिका तक पहुंच जाता है। सॉइल जल का प्राशरण दाब 1 एटम से कम होता है, जबकि कोशिका रस प्राशरण दाब 2 एटम्स तक होता है, जो कि कभी कभी बढ़कर 3 से 8 तक हो जाता है। मूल रोमों के कोशिका रस का डीपीडी अधिक होने के कारण जल जो है एंडोऑस्मोसिस की क्रिया द्वारा अर्धपारगम प्लाज्मा कला को पार करके जड़ों के अंदर जल चला जाता है। इस विधि के अनुसार हम देखते हैं कि हॉगलैंड 1953, ब्रायर 1951, वान एंडेल 1953 आदि के अनुसार जाइलम रस में साल्ट के संचयन के कारण जाइलम रस के डीपीडी अथवा जल विभव में ग्रोथ होता है, जिसके कारण जल का एब्जॉर्प्शन होता है। सेकेंड हम देखेंगे इसमें सक्रिय अवशोषण का अपराशण सिद्धांत। बेनेट क्लार्क 1936, थीमैन 1951 में बताया कि पौधों में जल का अवशोषण सांद्र प्रवणता के विपरीत होता है तथा इस क्रिया के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा जड़ की कोशिकाओं में श्वसन क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। कभी कभी यह देखा गया है कि पौधों में जल का अवशोषण उस स्थिति में होता है जबकि मृदा जल का प्राशरण दाब कोशिका रस कभी कभी यह देखा गया है कि पौधों में जल का अवशोषण उस स्थिति में होता है जबकि मृदा जल का प्राशरण कोशिका रस के प्राशरण दाब से अधिक होता है। इस मत का समर्थन निम्नलिखित प्रमाण प्रस्तावित किया गया है। फर्स्ट देखेंगे जल के अवशोषण एवं श्वसन की दर में सीधा संबंध होता है तथा वे कारक जो कि श्वसन क्रिया के अवरुद्ध करते हैं वे जल अवशोषण की दर को भी कम कर देती हैं। सेकंड देखेंगे कम तापमान, ऑक्सीजन की कमी तथा श्वसन निरोधकों के प्रभाव से जल अवशोषण की दर कम हो जाती है। ऑक्सीजन जो कि कोशिकाओं की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में वृद्धि करता है के प्रभाव से जल अवशोषण की दर में वृद्धि होती है। इसके बाद हम देखेंगे निष्क्रिय जल अवशोषण। निष्क्रिय जल अवशोषण की क्रिया में वाष्पोत्सर्जन प्रमुख भूमिका अदा करता है। इस मत को मानने वाले वैज्ञानिक के अनुसार जल का अवशोषण वाष्पोत्सर्जन के कारण उत्पन्न खिंचाव बल के कारण उत्पन्न होता है। यहाँ पर जड़ें केवल एब्जॉर्प्शन माध्यम का ही कार्य करती हैं तथा इनकी कोई सक्रिय भूमिका नहीं रहती है। प्लांट्स में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तो पत्तियों की सतह से जल तेजी से वाष्पीकृत होता है। इस कारण इसकी जो गार्ड सेल में जल की कमी हो जाती है और एक खिंचाव पैदा हो जाता है। इन दोनों के कारण पत्ती के पर्णमध्यों तक कोशिका का जल सतही कोशिकाओं में प्राशरण के द्वारा आ जाता है।
जब जल की कमी या खिंचाव कोशिकाओं में उत्पन्न हो जाती है, जिससे पत्तियों की जाइलम नलिकाओं का लीफ मेसोफिल्स में आ जाता है। यही खिंचाव बल, जिसे वाष्पोत्सर्जन खिंचाव बल ट्रांसपिरेशन पुल फोर्स कहते हैं, स्थानांतरित होते हुए जड़ की जाइलम वाहिकाओं में तथा रूट हेयर में पहुंच जाती है और रूट हेयर इसी बल के कारण जल का एब्जॉर्प्शन करते हैं। पौधों में जल का अवशोषण इसी विधि के द्वारा अधिकांशतः 78% तक होता है। निष्क्रिय जल अवशोषण के पक्ष में कैमर 1937 एवं लेचनर ने 1932 में प्रमाण दिया कि जल अवशोषण एवं वाष्पोत्सर्जन की दर समान होती है। जल का प्रवाह प्रसारण के विपरीत दिशा में होता है। जल अवशोषण की दर वाष्पोत्सर्जन द्वारा नियंत्रित रहती है। सक्रिय और निष्क्रिय अवशोषण में अंतर देखेंगे। कुछ पॉइंट्स में दिए हैं, जिनमें देखते हैं कि सक्रिय जल अवशोषण जड़ एवं मूल रोमों की क्रियाशीलता के कारण होती है, जबकि निष्क्रिय जल अवशोषण यह पौधों के ऊपरी भागों जैसे कि प्ररोग, लीव्स की क्रियाशीलता के कारण होती है। इसमें देखेंगे एक्टिव एब्जॉर्प्शन में इस क्रिया में जल का अवशोषण जड़ों के ऑस्मोटिक एवं अपराशनी क्रिया के कारण होता है। इसमें जल का अवशोषण पौधों के वायु भागों में तेजी से वाष्पोत्सर्जन के कारण होता है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन में देखेंगे प्रोटोप्लास्ट का जैविक भाग जल अवशोषण में भाग लेता है, जबकि पैसिव एब्जॉर्प्शन में जल का अवशोषण एवं प्रवाह जड़ों के स्वतंत्र स्थानों के द्वारा होता है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन में देखेंगे इस सिद्धांत के अनुसार मृदा विलयन की अपेक्षा मूल रोमों का डीपीडी अधिक होता है, जिसके कारण जल का एब्जॉर्प्शन होता है। पैसिव एब्जॉर्प्शन में देखेंगे इस सिद्धांत के अनुसार जल का अवशोषण जाइलम रस में वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण उत्पन्न तनाव के कारण वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। अपराशण परिकल्पना के अनुसार जल के अवशोषण में श्वसन ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन में पैसिव एब्जॉर्प्शन में जल का अवशोषण में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। आइए देखते हैं अब इन जल के अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। बाह्य कारक में हम देखेंगे एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, उपलब्ध मृदा जल। यदि सॉइल में मृदा में जल विभिन्न रूपों में उपलब्ध रहता है, परंतु पौधों में केशिकत्व जल का उपयोग कर पाते हैं। केशिकत्व जल कैपिलरी वाटर सॉइल पार्टिकल्स के मध्य उपस्थित होता है और इसका उपयोग प्लांट्स जो है आसानी से कर लेते हैं। फिर देखते हैं हम मृदा विलयन की सांद्रता। मृदा विलयन की सांद्रता में देखेंगे मृदा विलयन की सांद्रता मूल रोमों की कोशिका द्रव की सांद्रता से कम होने पर जल का एब्जॉर्प्शन सरलतापूर्वक होता है, परंतु जब मृदा विलयन की सांद्रता अधिक हो जाती है तब जल का अवशोषण की दर भी कमी आ जाती है। सांद्रता बहुत अधिक होने पर जल का एब्जॉर्प्शन नहीं होता। फिर नेक्स्ट देखेंगे सॉइल लेयर। जल के समुचित अवशोषण हेतु मृदा का वातायन अति आवश्यक होता है। मृदा का वातायन कम होने पर मृदा ऑक्सीजन की कमी आ जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण श्वसन क्रिया प्रभावित होती है। अतः जड़ों की वृद्धि रुक जाती है तथा उनकी जल अवशोषण क्षमता कम हो जाती है। इसके कारण ऑक्सीजन की कमी, सॉइल के वायवीय जीवाणु उत्पन्न होते हैं
जो कि कार्बन डाइऑक्साइड एवं कार्बनिक अम्ल अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न करती हैं और रूट के लिए अत्यधिक घातक होते हैं। सॉइल टेम्परेचर देखते हैं। जड़ों द्वारा जल का अवशोषण के लिए तापक्रम 20 से 35 डिग्री की आवश्यकता, 20 से 35 डिग्री की आवश्यकता होती है। जब मृदा का तापमान कम हो जाता है तब जड़ों के द्वारा जल के अवशोषण की दर में कमी आ जाती है। कोशिका झिल्ली की पारगम्यता कम हो जाती है। प्रोटोप्लाज्म एवं जल की श्यानता बढ़ जाती है। जड़ की कोशिकाओं की उपापचयी क्रियाएं धीमी हो जाती हैं। जड़ों की वृद्धि दीर्घीकरण रुक जाती है। इस तरह ये हम देखें इनका एक्सटर्नल फैक्टर। हम देखेंगे इंटरनल फैक्टर में वाष्पोत्सर्जन। जड़ों द्वारा जल का अवशोषण की दर वाष्पोत्सर्जन की दर के समानुपाती होता है। वाष्पोत्सर्जन की दर वृद्धि होने से वाटर एब्जॉर्प्शन में भी वृद्धि हो जाता है। वाष्पोत्सर्जन की दर कमी आने से जल के अवशोषण दर में कमी हो जाती है। मेटाबॉलिज्म उपापचयी। जल के अवशोषण की दर एवं उपापचयी की दर में घनिष्ठ संबंध होता है। पोटेशियम साइनाइड के उपयोग करने के पश्चात श्वसन की दर कम हो जाती है, लेकिन यह कभी भी देखा गया है कि श्वसन की दर में कमी आने पर अवशोषण की दर में भी कमी आ जाती है। नंबर ऑफ रूट हेयर। जड़ों की उपस्थिति मूल रोम जितना ज़्यादा होगा जल का एब्जॉर्प्शन उतना ही अधिक होगा। अतः जड़ों में मूल रोमों की संख्या जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक मूल रोमों के द्वारा पानी का एब्जॉर्प्शन किया जाता है। जल अवशोषण की दर में भी कमी आ जाती है इनकी संख्या कम होने पर। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू।